वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए पेश खिदमत है मुक़द्दर का 8वां ख़त्म हुआ और ये 9वां पार्ट शुरू कर रहा हूँ। मैं मुक़द्दर हूँ, मैं मुक़द्दर हूँ, मैं आपके हाथ की लकीरों पर चलता हूँ, आपके साथ पैदा होता हूँ और आप ही के साथ मर जाता हूँ, क्योंकि मैं मुक़द्दर हूँ। लीजिए पेश खिदमत है मुहिउद्दीन नवाब साहब का बेहतरीन, दिलचस्प और सनसनीखेज़ नावल मुक़द्दर 9वां हिस्सा शुरू कर रहा हूँ। आईनी ने सर हिलाकर कहा, मैं मानती हूँ कि मुझ में ज़्यादा कशिश है, लेकिन वो दौलत की मसनवी कशिश है, मगर तेरे पास एक कुदरती कशिश है जिसे तू नहीं समझती। मैं अक्सर ये बात नोट करती रहती हूँ कि हमारे करीब से गुज़रने वाले तुझे ज़्यादा देखते हैं, तुझसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये तो कहाँ की बातें ले बैठी है, अभी अपना मसला हल कर रही, रिश्तेदार आने वाले हैं, इनसे कैसे निजात हासिल करेंगे। वो परेशान होकर बोली, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। उरुज ने कहा, मेरी समझ में आ गया है, हमने फ़ोन पर बंद करके रखा है। अब ऐसा करते हैं कि दरवाज़ा खिड़कियां बंद करके कमरे में अंधेरा कर देते हैं और बैरूनी दरवाजे बाहर से ताला डाल देते हैं, फिर जो भी आएगा वो ताला देकर चला जाएगा। ऐनी खुश होकर बोली, ये बहुत अच्छी तदबीर है, मगर बाहर ताला डालकर अंदर कैसे आएंगे? भाई यहाँ नाइट चौकीदार होता है, मैं अभी इसे बुलाती हूँ। यह कहकर वो अपनी जगह से उठी, फिर ताला चाबी लेकर बाहर आ गई। नाइट चौकीदार को होने वाले क्वार्टर के सामने खड़ा हुआ था। उरुज ने इसे पुकारा तो वो दौड़ता हुआ इसके करीब आकर बोला, जी बीबी जी। वो बोली, देखो मैं आराम से सोना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तुम ये ताला बाहर से लगा दो, कोई भी मुझसे मिलने आया तो कह देना कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, कहीं चली गई हूँ। जी बीबी जी, मैं यही कहूँगा। मेरे सगे रिश्तेदार भी आ जाएं और कितनी ही इमरजेंसी ज़ाहिर करें, तब भी इन्हें यह ना बताना कि मैं अंदर मौजूद हूँ। वो इसे ताला लेते हुए बोला, जी मैं अच्छी तरह समझ गया, मैं अभी ताला लगा देता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाएगी। जी बीबी जी। तुम्हारे बाद खादर बख्श ड्यूटी पर आएगा, इससे कह देना कि वह सुबह 10 बजे कॉल बेल का बटन दबाकर मुझे जगा दे, मैं इसे चाबी दे दूँगी, वो बाहर से ताला खोल देगा। जी मैं खादर बख्श को समझा दूँगी। वो अंदर चली गई। नाइट चौकीदार ने दरवाज़ा बंद करके ताला डाल दिया और दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल हो गया। इस क्वार्टर में 2 खिड़कियाँ थीं, इन्हें अंदर से बंद कर दिया गया। फिर उरुज ने एक एक करके तमाम लाइट ऑफ कर दी, सिर्फ बेडरूम में एक ज़ेर पावर के बल्ब को रोशन रहने दिया। खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे चढ़ाए हुए थे, इसलिए इस नीम बल्ब की मध्यम रोशनी बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी। वो दोनों ये नहीं जानती थी कि वाकई इन्हीं के रिश्तेदार दनदनाते हुए चले आ रहे हैं। इन्होंने तो एहतियातन ये तदबीर की थी, और अक्सर तदबीर से ही तकदीर बदला करती है। फलक आफ्ताब और इसके बेगम टैक्सी के पिछली सीट पर बैठे हुए थे। टैक्सी हॉस्पिटल की तरफ रवां दवां थी। फलक आफ्ताब ने कहा, तुम्हें तो ऐनी को बाबर से मंसूब करने के ख्वाब देख रही हो, और बाबर से ऐनी में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। हमारे कहने पर इसने पीछे जाता है, फिर पलट कर चला आता है। वो नागवारी से बोली, पता नहीं कैसे उरूज का कॉलेज का है, किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं लेता है। मैंने आज तक इसके बारे में कोई स्कैंडल नहीं सुना है। तुमने दरअसल जीशान पर तकिया किया हुआ है, ये सोच कर बैठी हुई है कि बाबर शादी के लिए राज़ी ना हुआ तो ऐनी की शादी जीशान से कर दी जाएगी। ज़ाहिर है यही करना होगा। 5 बरस से ऊपर हो गए हैं और अब तक औलाद का दूर दूर तक पता नहीं है। अस्मा बांझ है, इसकी गोद भी हरी नहीं होगी। ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नस्ल चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम क्या समझती हो, ऐनी एक शादीशुदा लड़के से शादी करने पर राज़ी हो जाएगी? क्या अस्मा की सौगन बनना पसंद करेगी? मैं नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन अभी आपने ये
कहा था कि तकदीर के तमाशे बहुत अजीब होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है। अल्लाह करे हो जाए, जिसके बारे में हमें यकीन नहीं है। आईनी का मुक़द्दर बदलेगा तो वह ज़रूर ज़ीशान से शादी करने पर राज़ी हो जाएगी। फलक आफ्ताब खिड़की के बाहर देखते हुए एकदम से चौंक गया। फिर बेगम से बोला, इधर देखो, वहाँ हमारी गाड़ी है, शायद ख़राब हो गई है, ड्राइवर इसे दुरुस्त कर रहा है। बेगम ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है, देखें ऐसी ना टैक्सी ना रुकी, अभी बहन से हमदर्दी ना करें, सीधे अस्पताल चलें। फिर वो ड्राइवर से बोली, गाड़ी ज़रा तेज़ चलाओ। ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। उन्होंने अपनी कार की रफ्तार से गुजरते हुए देखा, इधर देखो, वहाँ हमारी गाड़ी है, शायद ख़राबी पैदा हो गई है, ड्राइवर इसे दुरुस्त कर रहा है। बेगम ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है, देखिए ऐसी ना टैक्सी ना रोकें, अपनी बहन से हमदर्दी ना करें, सीधे अस्पताल चलें। फिर वो ड्राइवर से बोली, गाड़ी ज़रा तेज़ चलाओ। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। इसने अपनी कार के करीब से गुजरते हुए देखा, नाज पिछली सीट पर बैठी हुई थी और ड्राइवर बोनट उठाए खराबी दूर कर रहा था। वहाँ से गुजर कर ज़रा दूर निकल जाने के बाद बेगम आफ्ताब ने अपने मियाँ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आपने दुरुस्त कहा था, मुक़द्दर अजीब तमाशे दिखाता है। वो हमसे बहुत पहले निकल चुकी थी, मगर पीछे रह गई है। अब हम आगे जा रहे हैं। मैं इंसानों की ऐसी बातों पर और खुशफहमियों पर मुस्कुराता हूँ। वो एक ज़रा सी कामयाबी पर खुश हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि आगे नाकामी का सामना हो सकता है। फलकनाज ने इन्हें अपने करीब से गुजरते नहीं देखा था, वैसे इनके गुजरते ही इनकी गाड़ी ठीक हो गई। ड्राइवर इसे स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। वो अस्पताल के आते में पहुंच गए। ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। फलक आफ्ताब किराया अदा करके बाहर आया। बेगम आफ्ताब ने पूछा, क्या आप जानते हैं उरूज का क्वार्टर किस तरफ है? वो इधर उधर देखते हुए बोला, जानता तो नहीं हूँ, पूछने से मालूम हो जाएगा। वो अस्पताल की इमारत की तरफ बढ़ने लगे। इसी वक्त फलकनाज उनकी कार में वहाँ पहुँच गई। वो दोनों को देख कर रुक गए। बेगम ने इसे देखकर नागवारी से मुंह फेर लिया। फलकनाज कार से उतरते हुए इन्हें वहाँ देखकर चौंक गई। बेगम आफ्ताब ने पूछा, तुम इजाज़त के बगैर गाड़ी लेकर क्यों आई हो? भाईजान नाराज़ ना हो, मैंने सोचा होंगी, मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई थी, चाबी भी ड्राइवर के पास थी, इसलिए मैंने लेने की नौबत नहीं आई। और वैसे भी ये मेरे भाई की कार है, इसे अस्पताल इस्तेमाल करने के लिए आपसे इजाज़त की ज़रूरी नहीं है। फलक आफ्ताब ने कहा, खुदा के लिए तुम दोनों का झगड़ा शुरू ना कर देना, मेरी इज़्ज़त का ही ख्याल करो। उरूज की तरफ चलो, मैं मालूम करता हूँ कि इसका क्वार्टर कौन सा है। फलकनाज ने कहा, मैं एक बार यहाँ आ चुकी हूँ, मेरे साथ चलें। वो तीनों क्वार्टर की तरफ जाने लगे। बेगम आफ्ताब, देखो ना जरनाज, तुम्हें ये अच्छी बात नहीं है, तुम सिर्फ खुदगर्जी को देखती हो। जब ये मालूम हो चुका था कि ऐनी यहाँ है तो तुम हमें भी नींद से जगा सकती थी और हमारे यहाँ आ सकती थी जबकि हम जाग रहे थे। फलकनाज ने मसलहत नरम होकर कहा, भाईजान मुझसे गलती हो गई, मैं समझ रही थी और आप सो रहे हैं। बहरहाल ऐसी गलती नहीं होगी। वो ननद भावज से लड़ती भी थी, झगड़ती भी थी, सलाह भी कर लिया करती थी। वो सब आईनी तक पहुँचने के एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते रहे। अब एक साथ वहाँ पहुँच रहे थे जब इतनी जद्दोजहद के बाद इस क्वार्टर के सामने दरवाजे पर ताला देकर इन्हें अल्लाह ताला याद आ गया। वो तीनों जैसे झाग की तरह बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को मायूसी से देखा। फलकनाज ने आगे बढ़कर काल बेल के बटन को दबाया। बेगम आफ्ताब ने कहा, घंटी बजाने का क्या फ़ायदा है, जब दरवाजे पर ताला लगा हुआ है तो अंदर कौन होगा? दोनों अंदर सोने ही वाली थी। ऐसे वक्त काल बेल की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उरूज ने इसके कान में सरगोशी की, आफत के फरिश्ते आ गए। ऐनी ने भी सरगोशी में कहा, ये ज़ीरो बल्ब वाला भी बुझा दो, मैं नहीं चाहती कि इन्हें किसी भी तरह का कोई शुबा हो। उरूज इसका हाथ पकड़कर बोली, मेरे साथ बेड से उतरो और दरवाजे तक चली आओ, ज़रा देखते हैं
सुनते हैं वो कब तक वहाँ खड़े रहेंगे। वो इसका हाथ थाम कर बेड से उतर गई। दोनों ही नंगे पांव चलती हुई स्विच बोर्ड के पास आई। उरुस ज़ीरो पावर के बल्ब को ऑफ कर दिया। फिर वो कॉरिडोर में आई तो वहाँ गहरी तारीकी थी। उरुज अंदाजे के मुताबिक चलती हुई आईनी को लेकर दरवाजे तक पहुँच गई। बाहर बेगम आफ्ताब कह रही थी, अभी 1 घंटा पहले उरुज ने कहा था कि उसके साथ इस क्वार्टर में है, फिर वो यहाँ से कहाँ चली जाएगी। फलकनाज की आवाज़ सुनाई दी, सिर्फ आईनी ही नहीं, उरुज भी यहाँ से चली गई है। फलक आफ्ताब ने परेशान होकर कहा, आखिर ये दोनों कहाँ जा सकती हैं। बेगम आफ्ताब ने कहा, ये उरुज बड़ी मक्कार है, आईनी को हमसे दूर कर रही है और कहाँ जाएगी, ज़रूर इसे अपने घर ले गई होगी। फलकनाज ने कहा, आईनी भी कोई दूध पीछी बच्ची नहीं है, आखिर उरुज के बहकावे में क्यों आ जाती है। फलक आफ्ताब ने कहा, आईनी के पास फ़ोन नहीं है और उरुज का मोबाइल बंद है, हमें इसके घर में फ़ोन करना चाहिए, मगर यहाँ से चलो। बेगम आफ्ताब ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मेरा दिल नहीं कहता कि यहाँ से जाऊँ, ऐसा लगता है जैसे इस बंद दरवाजे के पीछे आईनी को कैद करके रखा गया है। फलकनाज ने तायद में कहा, मेरा दिल भी यही कहता है। हो सकता है उरुज नाइट ड्यूटी के लिए अस्पताल में गई हो और बाहर से ताला लगा दिया हो, आईनी अंदर हो सकती है। बेगम आफ्ताब दरवाजे के करीब आकर काल बेल के बटन को दबाने लगी। 1 बार 2 बार वक्फे से बटन दबाती रही और इंतज़ार करती रही। फलक आफ्ताब बेजार होकर कहा, ये तुम लोगों का वहम है, आईनी अंदर नहीं है, चलो यहाँ से। यहाँ नहीं है तो कहाँ है। आप अभी उरुज के घर फ़ोन करें, इसके घर वालों से पूछें कि आईनी उरुज के साथ वहाँ पहुँची है या नहीं। फलक आफ्ताब ने मोबाइल फ़ोन निकाल कर नंबर पंच किए, फिर उसे कान से लगाकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद सैयद तुराब अली शाह की नींद भरी आवाज़ सुनाई दी, इतनी रात को कौन है भाई, ज़रा घड़ी देखो। वो बोला, माफ़ी चाहता हूँ शाह जी, मैं फलक आफ्ताब बोल रहा हूँ। तो खुश दिली से बोला, ओह आप हैं, मैं समझ गया आप आईनी के लिए परेशान हैं। क्या वो अभी तक घर नहीं पहुँची है। नहीं, वो घर तो नहीं पहुँची, मगर इतना मालूम हुआ था कि वो उरुज के पास अस्पताल में पहुँची थी। अभी हम अस्पताल वाले क्वार्टर के सामने हैं, लेकिन यहाँ दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। क्या ये दोनों आपके पास नहीं है। नहीं आफ्ताब भाई, अगर आईनी यहाँ आती तो मैं सबसे पहले आपको इत्तला देता। आफ्ताब ने क्वार्टर के मुखफ़िल दरवाज़ों को देखते हुए परेशानी से कहा, तो फिर उरुज आईनी को लेकर कहाँ चली गई है। उरुज इसे कहीं क्यों ले जाएगी। 2 घंटे पहले इसने फ़ोन पर बात हुई थी, इसने खुद हमें बताया था कि आईनी इसके पास पहुंच गई है, मगर हम यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है और अंदर तारीकी है। कई बार काल बेल बटन दबा चुके हैं, लेकिन कोई इस क्वार्टर में नहीं है, हसद में भी नहीं है, आपके घर पे भी नहीं है, फिर ये कहाँ चली गई हैं। तुराब अली ने कहा, आपके तमाम सवालात मुझे परेशान कर रहे हैं, फ़िक्र में मुब्तला कर रहे हैं, मुझे भी सोचना होगा ये दोनों लड़कियां आकर कहाँ चली गई हैं। फलक आफ्ताब ने कहा, आप भी अपनी जगह सोचें, हम भी सोच रहे हैं। पहले तो सिर्फ आईनी को तलाश करने की बात थी, अब उरुज को भी तलाश करना है। उरुज और आईनी दीवार से लगी इनकी बातें सुन रही थी और मुंह दबाकर हंस रही थी। फलक आफ्ताब ने राब्ता ख़त्म करके अपनी बेगम से कहा, सुना तुमने, वो दोनों वहाँ भी नहीं हैं। आप माने या ना माने, मगर मेरा दिल कह रहा है कि आईनी इस क्वार्टर में है। उरुज ने हमें धोखा देने के लिए ताला लगाया हुआ है। फलकनाज ने कहा, हमें अभी अस्पताल में जाकर मालूम करना चाहिए कि उरुज ड्यूटी पर है या नहीं। इसी वक्त चौकीदार ने आकर पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। फलक आफ्ताब ने कहा, हम उरुज के रिश्तेदार हैं, इससे मिलने आए हैं। चौकीदार ने कहा, आप देख रहे हैं दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और यहाँ नहीं है, तुम्हें तो मालूम होगा वहाँ कहाँ गई हैं। हम नौकर लोग हैं, मालिकान भी नौकरों को बताकर नहीं जाते कि वो कहाँ जा रहे हैं। तुमने ये तो देखा होगा कि डॉक्टर उरुज के साथ कोई लड़की भी थी। वो बोला, मैंने तो डॉक्टर साहबा को यहाँ से जाते ही नहीं देखा। फलकनाज ने पूछा, क्या तुम्हारी डॉक्टर साहबा इस वक्त अस्पताल में ड्यूटी पर होंगी।
वो बोला मैं यहाँ किसी की ड्यूटी के बारे में नहीं जानता, सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम देता हूँ। आप कहते हैं कि आप सब डॉक्टर साहबा के रिश्तेदार हैं, तो मैं आपको यहाँ से जाने के लिए भी नहीं कह सकता, लेकिन जब तक आप खड़े रहेंगे तब तक मुझे भी यहाँ रहना होगा। फलक आफ्ताब ने अपनी बेगम को और फलकनाज को देखा, फिर कहा चलो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से मायूस होकर जाने लगी। नाइट चौकीदार भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब वो कार में बैठकर वहाँ से चले गए तो चौकीदार फिर उरुज के क्वार्टर के सामने आ गया। दरवाजे पर दस्तक देकर बोला, बीबी जी वो लोग जा चुके हैं। उरुज ने कहा, तुम खिड़की के करीब आओ। वो खिड़की के पास गया तो उरुज ने इसका एक पट खोल कर एक लाल नोट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रख लो, अब मैं सोने जा रही हूँ। सुबह 10 बजे खादर बख्श से कहना वो मुझे जगा दे। ये कहकर इसने खिड़की बंद कर ली। फिर एनी के हाथ थाम कर रूम में आ गई। वहाँ ज़ीरो पावर के बल्ब को ऑन किया तो कमरे की तारीकी में किसी हद तक कम हो गई। एनी का हाथ सुझा दिया, वो इसे लेकर बेड पर आ गई। एनी ने पाँव फैलाते हुए कहा, उफ, मेरा तो जोड़ दुख रहा है। शाम से वीराने में भटकती रही हूँ और अब यह ज़रा सा सुकून मिला तो रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं। पुरुष ने इसके हाथ को दबाते हुए कहा, बेफिक्र हो जाओ, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, आराम से सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ करवट ली, फिर एक दूसरे से हाथ रखकर आंखें बंद कर ली, सोने की कोशिश करने लगी। उरुज को बिस्तर पर लेटते ही सोचने की आदत थी, लेकिन एनी को बुरी तरह थक जाने के बावजूद जाग रही थी। बंद आँखों के पीछे धुंधला सा पाशा जानी दिखाई दे रहा था। जिंदगी में पहली बार कोई इसके ख्यालों में आ रहा था और अब शायद ख्वाबों में भी आने वाला था। अचानक किसी से नज़रें चार होता है और मोहब्बत में मुब्तला अचानक बिछड़ जाता है, अचानक मर जाता है और अचानक ही मरते मरते भी जी उठता है। ऐसा अक्सर हमारी दुनिया में होता रहता है। ऐसे वक्त चाहता है कि यह सब कुछ इत्तेफाकन हो गया है, ये इत्तेफाकत भी ज़माने के लिए है, लेकिन नहीं, ऐसा इत्तेफाकन नहीं होता, ऐसा मुक़द्दर से होता है, मेरी मर्ज़ी से होता है। मैं कभी इंसानों को ज़िंदा भी कब्रिस्तान की इसी खामोशी में पैदा करने और कभी हलचल पैदा करने के लिए किसी को किसी से मिला देता हूँ या किसी को किसी से जुदा कर देता हूँ। मैंने ऐसा ज़ीशान के साथ भी किया। वो एनी को तलाश करने के सिलसिले में आधी रात के बाद घर से निकला हुआ था। कार ड्राइवर करता हुआ अपने दफ्तर की तरफ आ रहा था। ऐसे ही वक्त इसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। कार एक झटके से रुक गई। विंड स्क्रीन के पार एक औरत चादर में लपटी हुई दिखाई दे रही थी। अगर वो फ़ौरन ही ब्रेक न लगाता तो कार के सामने आने वाली गाड़ी से टकरा जाती और शायद दूसरी दुनिया में पहुंच जाती। दफ्तर ज़रा फासले पर था। कितने ही सिपाही ब्रेक की आवाज़ सुनकर परेशान ज़ीशान की गाड़ी को देखकर दौड़ते हुए वहाँ चले आए थे और औरत को लानत और मलामत कर रहे थे। ज़ीशान ने खिड़की से झांकते हुए कहा, इसे कुछ ना कहो, पहले यह मालूम करो कि यह कौन है जो आधी रात को सड़क पर चहलकदमी कर रही है। वो कार से नहीं टकराई थी। टकराने से पहले ही दहशतज़दा होकर सड़क के किनारे गिर पड़ी थी। ज़ीशान के एक महतर ने आगे बढ़कर कड़कदार लहजे में पूछा, कौन हो तुम? वो कर्राते हुए उठ खड़ी हो गई। चादर सर से ढलक गई थी। इसने घूमकर सिपाहियों की तरफ देखा। हेडलाइंस की रोशनी में इसका चेहरा देखकर सबकी चुप सी लग गई। वो मुल्क की मशहूर गुलकारा गुल खानम थी। हैरानी इस बात पर थी कि वो कभी बेपर्दा होकर अपनी कोठी से नहीं निकलती थी। शॉपिंग के लिए भी अपने शौहर के साथ बुर्का पहनकर निकला करती थी। सिर्फ टीवी और गीत के बोल के वक्त मुताबिक ऐसी अदाएँ दिखाती थी कि देखने वाले और सुनने वाले इसे दिलो जान से पसंद करते थे। एक आइडियल महबूबा की तरह इसकी तमन्ना भी करते थे। दूसरी हैरानी की बात यह थी कि वो ज़ीशान की कार से टकराई नहीं थी, फिर भी लहूलुहान थी। इसकी पेशानी से खून बह रहा था। भरे बाजों
भरे भरे बाजुओं की एक आस्तीन फटी हुई थी, वहाँ से भी खून झलक रहा था। चादर दुरुस्त करते हुए बोली, मैं एसपी साहब से मिलना चाहती हूँ। जीशन ने एक महातज से कहा, इन्हें मेरे कमरे में ले चलो और फौरन डॉक्टर को बुलाओ। वो 2 सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लगी। जीशन इसे जाते हुए देख रहा था। फिर अपनी कार से उतरकर एक महातज से बोला, ये चाबी लो और कार को पार्क कर दो। सिपाही इससे चाबी लेकर कार की तरफ बढ़ गया। गुल खानम 2 सिपाहियों के साथ थाने की इमारत में दाखिल हो रही थी। जीशान भी तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ इस तरफ जाने लगा। गुल खानम को जीशान के कमरे में पहुंचा दिया गया। जब वो वहां आया तो वो कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। वो इसे बैठने का इशारा करते हुए बोला, आराम से बैठी रहो। वो बैठ गई। जीशान ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए कहा, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मैं तुम्हें इस हालत में देखकर शदीद हैरान हो रहा हूँ। वो बड़ी अफसरदगी से बोली, जब हालात बिगड़ते हैं तो इंसान की हालत इससे भी अबतर हो जाती है। अभी डॉक्टर आ रहा है, तुम्हारी मरहम पट्टी कर देगा। वैसे मैं ये ज़ख़म देखकर कह सकता हूँ कि यह हादसाती ज़ख़म नहीं है, किसी ने तुम पर हमला किया है। आप ज़ख़म देखते हैं और पहचान लेते हैं। आपको ज़ख़म खाने वालों का तजुर्बा है और मुझे ज़ख़म खाने का तजुर्बा है। तुम ये कहना चाहती हो कि अब से पहले भी ज़ख़म खाती रही हो। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई, फिर बोली, मेरा नाम गुल है और मेरी ज़िंदगी में ज़ख्मों के गुल खिलते ही रहते हैं। जो बदन पर खिलते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो दिल पर खिलते हैं इन्हें कोई नहीं देख पाता। अजब है, टीवी स्क्रीन पर तुम्हारी गीत, तुम्हारी अदाएँ, तुम्हारे नाज व अंदाज देखकर सब यही समझते हैं कि तुम बहुत खुशनसीब हो और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हो। मगर इस वक्त तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा वजूद ज़ख्मों से चूर चूर दिखाई दे रहा है। कोई सुनेगा, देखेगा, तब भी यकीन नहीं करेगा कि तुम इस कदर हालात से गुज़रती रहती हो, इस कदर बुरे हालात से गुज़रती रहती हो। डॉक्टर आ गया। इसने ज़ख्मों की मरहम पट्टी करने लगा। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी रही। डॉक्टर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके और इंजेक्शन लगाकर चला गया। जीशान ने कहा, मैं अभी मुहर्रर को बुलाकर तुम्हारा बयान लिखवाऊंगा। इससे पहले चाय पीना पसंद करोगी? वो तलख लहजे में बोली, जहर मिल जाए तो अच्छा है। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मर जाना चाहती हूँ। लेकिन ज़िंदगी भी अजीब होती है, जितनी तलख होती है इतनी ही मीठी भी होती है, बड़ी दिलफरेब दिखाई देती है। इसे खूब इंजॉय करने का जी चाहता है, लेकिन मुक़द्दर बिगड़ जाए तो ज़िंदगी अगर मुक़द्दर बिगड़ जाए तो ज़िंदगी की सूरत भी बिगड़ जाती है। मेरी अजीब हालत है, मैं मरना भी चाहती हूँ और जीना भी चाहती हूँ। जीशान के अंदर तजस्सुस करवटें लेने लगा। वो बोला, मैं तुम्हारी मुकम्मल रुदात सुनना चाहूँगा। इससे पहले अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हो तो बताओ, ताकि फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, मैं इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहती थी। घर से यहाँ तक कोई टैक्सी नहीं मिली थी। यहाँ आने में इतनी देर हो चुकी है कि अब शायद वो इसके खिलाफ एक्शन लेने से मेरा कुछ भला नहीं होगा। तुम इसका नाम और पता बताओ, हो सकता है तुम्हारा भला हो जाए। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, वो मेरे बच्चे को मार डालना चाहता था। इसने मेरे सामने ही इसका गला दबोचने की कोशिश की थी, मगर मैं बार बार अपने बच्चे के आगे ढाल बनती रही थी। इस वजह से इसे बचाती रही थी। जब इसने मुझे ये ज़ख़म पहुंचाया तो मैं मजबूर हो गई, वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। मेरे अंदर की ममता चीख चीख कर कह रही थी कि शायद मैं पुलिस की मदद से अपने बच्चे को बचा सकूँगी। तुम अजीब औरत हो, तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है और तुम यहाँ इतनी देर से बातें कर रही हो, इसलिए कि मुझे यकीन है मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा होगा। वो बस जालिम इंसान है, जो कहता है इसे कर गुजरता है।
जीशान ने पूछा, आखिर वो दुश्मन कौन है जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है? गुल खानम की आंखों से आंसू निकलकर रुखसारों पर फैलने लगे। वो सिसकियों को रोकते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, वो वैशी मेरे बच्चे का बाप और मेरा शौहर है। इतना कहकर वो चादर में मुंह छुपाकर रोने लगी। जीशान भी चौंक गया था। यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप अपने बच्चे की जान लेने के दर पे भी हो सकता है। इसने कहा, हौसला करो, हो सकता है जो तुम सोच रही हो वहाँ वैसा ना हुआ हो। शायद इसके अंदर बाप की शफ़क़त जाग गई हो। तुम मुझे अपनी कोठी का एड्रेस बताओ, मैं अभी सिपाहियों को वहाँ भेजूँगा। वो अपने एड्रेस बताने लगी। जीशान ने इसे कागज़ पर नोट किया, फिर सिपाहियों को बुलाकर वो कागज़ देते हुए कहा, इस कोठी में गुल खानम का शौहर और यावर खां मौजूद होगा। इसे हिरासत में लेकर यहाँ ले आओ। इसके साथ एक बच्चा भी होगा। इसने गुल खानम से पूछा, बच्चे की उम्र क्या है? जीशान ने एक सिपाही से कहा, यह अंदेशा है कि इस बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया होगा। अगर बच्चा सही सलामत हो तो इसे बाहिफाजत यहाँ ले आना। अगर लफ्ज़ सुनते ही गुल खानम हिचकियाँ लेकर रोने लगी थी। वो बहुत सख्त जान थी, लेकिन बच्चे की सही सलामत ना होने की बात ने इसे रुला दिया था। सिपाही चले गए। जीशान इसे तसल्ली देते हुए बोला, मुल्क के बेशुमार नाजरीन तुम्हारे फ़ैन हैं। मैं भी तुम्हारा फ़ैन और तुम्हारी आवाज़ को पसंद करता हूँ। तुम्हारे फ़न की कदर करता हूँ और तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे अपने हालात बताओ, अपनी पूरी रुदात सुनाओ। वो बोली, मैं इस वक्त बहुत टूटी हुई हूँ, बिखरी हुई हूँ, अपनी मुकम्मल रुदात नहीं सुना सकूँगी। बस इतना है, मैंने यावर खां को टूट कर चाहा था, वो भी मेरा दीवाना था और अभी दीवाना है। मैंने इसकी खातिर अपने माँ बाप, अपने पूरे ख़ानदान दीवानों से बगावत की थी। इन दोनों में स्कूल की तालिबा थी। सख्त पर्दादारी के बावजूद वो मेरे घर वालों से मुझे टीवी पर गाने की इजाज़त दे दी थी और ये सख्ती से वहाँ था कि टीवी के अलावा मैं कहीं बेपर्दा नहीं रहूँगी। घर की दहलीज के बाहर हमेशा चेहरा ढाँप कर निकलूँगी। वो तवज्जो से सुन रहा था। वो एक ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद बोली, मैं आज इन्हीं हिदायत पर अमल करती रही हूँ। दरअसल हम बचपन से ही अपने रस्म रवाज के पाबंद रहने के आदी हो चुके हैं। तालीम हासिल करने के बावजूद हमें पर्दादारी में ख़ानदानी सख्त उसूल बहुत अच्छे लगते हैं। वो बोलते बोलते ज़रा रुकी, फिर एक गहरी सांस लेते हुए दोबारा बोलने लगी, हम औरतें जब अपने महबूब को या अपने शौहर को अपनी दुनिया बना लेती हैं तो फिर हमें दुनिया के दूसरे मुकामात की कोई दिलचस्पी नहीं रहती। हमारा पहनना ओढ़ना और हमारा बनाव सिंगार सब अपने शौहर के लिए होता है, इसलिए हम अपनी हुदूद में ही मस्त रहती हैं। यही वजह है कि मैंने तवक्को से ज़्यादा शोहरत हासिल करने के बावजूद अपने यावर खां की मर्ज़ी के मुताबिक ख़ुद को चार दीवारी में महदूद कर रखा है। इसके बाहर इसकी हर बात मैं खुश दिली से मानती हूँ। वो उठने के लिए कहता तो मैं उठ जाती हूँ, बैठने के लिए कहता तो बैठ जाती हूँ। अपने शौहर के मुकम्मल तामील करने का नशा ही कुछ अजब होता है। हम जैसी वफ़ादार औरतें ही समझती हैं। ज़ीशान ने पूछा, जब तुम इतनी फरमा बरदार हो तो फिर इसने तुम पर जुल्म क्यों किया? ये यहाँ पर रोक रहा हूँ, इसके बाद में इंशाअल्लाह शुरू करूँगा अगले का पार्ट। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इसके आगे का पार्ट भी देखिए। जल्द आगे का पार्ट भी मैं डाउनलोड करूँगा। ये मुक़द्दर है, मैं मुक़द्दर हूँ और मैं एक बाजीगर हूँ। मैं आपकी हथेली पर चलता रहता हूँ, आप ही के साथ पैदा होता हूँ और आप ही के साथ मर जाता हूँ, क्योंकि मैं मुक़द्दर हूँ, एक बाजीगर। अल्लाह हाफिज़।